कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस डेली की रीडिंग की क्लास में। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो किस तरीके से, तो आज का जो आर्टिकल है वो हमारा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, द हिंदू के। पहले बात तो मैं बता दूं कि इस क्लास में हम करते क्या हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। फ्रेंड्स, आप सब लोग में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज के टाइम पे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट के लेवल पे हो, तो वहाँ पे इंग्लिश का एक काफ़ी क्रूशियल कंपोनेंट होता है जिसको आपको हैंडल करना होता है और अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको परफॉर्म करना होता है। तो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वहाँ पे अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, रीडिंग मतलब कि अगर आप इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ करके उसको समझ पाते हैं, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से कम टाइम के अंदर, क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आज के टाइम पे वो टाइम बाउंड होते हैं, तो प्रेशर में है ना चीज़ें करी जाती हैं ज़्यादातर। तो अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग अच्छी रहती है, चीज़ों को आप पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ पाते हो, एक पिक्चर क्रिएट कर पाते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर ये क्या होती है, आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्लास में हम क्या करते हैं, द हिंदू से आर्टिकल को पिक करते हैं। अब द हिंदू क्यों चूज़ किया हमने, तो न्यूज़पेपर रीडिंग माना जाता है कि बहुत अच्छा सोर्स है ना। एक सबसे पहले तो आप रीडिंग भी कर लेते हो और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको कुछ ना कुछ पता चल जाती है। जैसे आज के आर्टिकल में अगर हम देखेंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आर्टिकल है। बेसिकली वो वॉर तो चल ही रहा है काफ़ी टाइम से। ये पीस प्लान को लेकर के है कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। ट्रम्प के द्वारा, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा प्रपोजल एक लाया गया है। ठीक है, तो देखेंगे अभी इस आर्टिकल में कि क्या है। तो इस हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता है और आपकी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो भी अपकमिंग डेवलपमेंट्स होती रहती हैं उससे हम खुद को अपडेट रख पाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपने आप को अपडेट रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से भी हमारी क्लास बहुत ही अच्छी हो जाती है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपकी जो रीडिंग जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो हम बेसिक से लेकर के चलते हुए, काम करते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास में हम करते क्या है कि वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस कनेक्ट करके चीज़ों को, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलते हैं और इससे अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस पर्पज़ से हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्लास हम डेली लेकर के आते हैं, शाम भी अब वीडियोज़ अपलोड करी जाती हैं। और इससे शाम को अपलोड करने से पहले हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, दैट इज़ रेडिफाई इंग्लिश हब, उस पर इस आर्टिकल का हम पीडीएफ पहले से ही डाल देते हैं, जहाँ पे आप जा करके एक बार खुद से भी पढ़ सकते हो, एक ओवरव्यू ले सकते हो। एंड हाथों हाथ आप जब क्लास को कर रहे होगे शाम को, तो अपनी चीज़ों को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को उससे मैच भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका माना जा सकता है। जब आप एक बार खुद से पढ़े रहोगे और फिर चीज़ों को पढ़ोगे आप, तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो पाएगी। यकीन मानिए, ये बहुत ही बेस्ट मेथड हो सकता है अगर आप वाकई में अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास को देखते हैं। तो आज की क्लास में हम चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया आप लोगों के साथ। ये पीस प्लान को लेकर के है, यूक्रेन रशिया वॉर के जो अब एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं, उनके में पीस कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, उस चीज़ को लेकर के है। बट बिफोर दैट, आप लोगों में से बहुत से लोग को वैसे तो पता होगा, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं, शायद मिस हो गया हो ना, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ नहीं रहा था। तो आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था इसके पीछे और अभी की सिचुएशन क्या है, थोड़ा इसको हम जान लेते हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर हम लिख करके लाए हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझाना ज़्यादा आसान हो। तो ये शुरू कैसे हुआ, द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड ड्रामेटिकली ऑन 24 फरवरी 2022, है ना। 2022 के अंदर जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ था, अभी तो कोविड तो काफ़ी टाइम हो गया था ख़त्म हुए, लेकिन उसके ख़त्म होने के बावजूद भी एक कॉन्फ्लिक्ट इस्केलेट कर गया ड्रामेटिकली, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ड्रामेटिकली का मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में, इमेंसली, यानी इस्केलेट हो गया, बढ़ गया, निकल करके सामने आ गया। और ये कब हुआ, जब रशिया ने लॉन्च कर दिया एक फुल स्केल इन्वेजन को। इन्वेजन क्या होता है, तो ज़बरदस्ती किसी के एरिया में कब्जा करने की जो कोशिश करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेजन। तो ये फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया यही, और ये कहाँ पे इन्वेजन हुआ था, यूक्रेन के अंदर हुआ था। तो ये तब शुरू हुआ था, ये 2022 के अंदर हुआ था। इट बिल्ट ऑन टेंशंस, और ये किस तरीके से शुरू हुआ, तो ये तैयार हुआ उन टेंशंस पे, उन परेशानियों पे, जो कि 2014 से ही चल रहे थे वन रशिया। और ये 2014 में क्या होता, जब रशिया ने अनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया किसको, क्रीमिया को। क्रीमिया पता होगा आपको, या नहीं भी पता होगा तो बता देते हैं कि यूक्रेन का 2014 के
अंदर ही पार्ट हुआ करता था, ये यूक्रेन का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया ने मिलिट्री इन्वेजन करके इसको कब्जा लिया ना। उसके पीछे उसके अपने रीजंस थे, ठीक है, जो भी था। क्रीमिया को कब्जाने के बाद हुआ एंड सपोर्टेड, और जो उन्होंने सपोर्ट किया, रशिया ने क्या किया, सपोर्ट किया सेपरेटिस्ट को। कहाँ पे? ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन के अंदर जो ईस्ट का हिस्सा है, पूर्वी जो यूक्रेन है, वहाँ पे कुछ सेपरेटिस्ट है ना थे, उनको भी सपोर्ट करा। तो ये उस टेंशन्स पे बना हुआ है ये अभी के टाइम पे, जो एस्केलेशन मतलब जो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हुई है रशिया यूक्रेन का, वो जो वॉर शुरू हुआ है। और ये शुरू क्यों हुआ, थोड़ा इसको भी जान जाते हैं। रशिया क्लेम्स सिक्योरिटी कंसर्न्स, रशिया का दावा है किस चीज़ को लेकर के, सिक्योरिटी के कंसर्न्स को लेकर। सिक्योरिटी कंसर्न्स मतलब पता होगा आपको कि रशिया जो है अपना बॉर्डर ज़्यादातर ऐसी कंट्रीज के साथ में शेयर करता है जो कि उसके खिलाफ काम करती हैं, लाइक उनके खिलाफ नहीं कह सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, है ना, नाटो, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बना ही था ताकि रशिया को काउंटर किया जा सके। कोल्ड वॉर के बाद ये आई थिंक नहीं 1949 के अंदर ये बना था, ठीक है। वो रशिया को काउंटर करने के लिए बेसिकली, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। तो रशिया का दावा था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स किसको लेकर के थे, जो नाटो का, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसका जो ईस्टवर्ड एक्सपांशन था। अब ईस्ट में रशिया के साथ बॉर्डर आ जाता है, तो जो एक्सपांशन हो रहा था नाटो का, तो उसको लेकर के जो सिक्योरिटी कंसर्न था, ये रशिया का दावा है। एंड अजर्ट, और ये रशिया अजर्ट करता है हिस्टोरिकल टाइज को किसके साथ में, विद द यूक्रेनियन टेरिटरीज, यानी ईस्ट के साइड में जो भी टेरिटरीज हैं, दोनबास, लुहांस्क नाम की टेरिटरीज जो हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक रिश्ते भी इनके साथ शेयर करते हैं ये। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी। यूक्रेन ऑन द अदर हैंड, यूक्रेन का क्या मानना है, दूसरी तरफ देखें तो सीक सोवर्निटी, इसको क्या चाहिए, सोवर्निटी चाहिए, संप्रभुता चाहिए। सोवर्निटी क्या होती है, तो यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन फॉर योर कंट्री, है ना, किसी का प्रेशर नहीं, किसी का दबाव नहीं है। दैट नेशन इज कॉल्ड सोवरेन। तो यूक्रेन डिमांड करता है सोवर्निटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, यानी इसकी टेरिटरी में किसी का भी इन्वेजन नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो नहीं चाहेगा कि उसकी टेरिटरीज को इन्फ्रिंज किया जाए, उसको कब्जा करने की कोशिश की जाए। तो ये भी है। साथ ही साथ क्लोजर अलाइनमेंट विथ यूरोप, और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट को भी क्या करता है, सीख करता है, डिमांड करता है यूरोप के साथ में। ये चाहता है, चूँकि यूक्रेन यूरोपियन कंट्री ही है, मतलब यूरोप में ही आता है ये, तो वो यूरोप की कंट्रीज के साथ अलाइनमेंट चाहता है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि यूक्रेन पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था। रशिया का नहीं, यूएसएसआर, एक सोवियत संघ जो जिसको हम कहते हैं ना, उसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1991 के बाद ये टूट गया। तो बेसिकली रशिया का कंसर्न था कि अगर इनके बॉर्डर पे नाटो का एक्सपांशन हो गया तो इनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। और साथ ही साथ यूक्रेन का भी क्या है कि वो यूरोप के साथ थोड़ी सी अलाइनमेंट बना करके रखना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम वहीं से निकल करके आई। हाउ डिड द कॉन्फ्लिक्ट अनफोल्ड, किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट अनफोल्ड हुआ, ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था। द इन्वेजन स्टार्टेड विद मल्टी डायरेक्शनल अटैक्स, तो कई सारे डायरेक्शन में होने वाले अटैक्स किए गए, है ना। इन्हीं के साथ ये इन्वेजन शुरू हुआ। टारगेटिंग कीव, जहाँ पे टारगेट किया गया कीव इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन। ईस्टर्न रीजन को इनको भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन का जो ईस्टर्न रीजन है, एरिया है, वो रशिया के साथ में। एंड साथ ही साथ सदर्न कॉरिडोर्स में, साउथ की जो कॉरिडोर्स हैं, गलियारे हैं, वहाँ पे भी इन्वेजन शुरू किया गया। तो ये काफ़ी मल्टी डायरेक्शनल अटैक्स थे, है ना, कई सारे डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि अटैक को शुरू किया गया। यूक्रेन माउंटेड स्ट्रॉन्ग, यूक्रेन ने किस तरीके से जवाब दिया इसका, तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस को इसने दिखाया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्या किया, माउंट किया, नहीं दिखाया। रिसीव करते हुए मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट को, यानी मिलिट्रिकल भी और इकोनॉमिक रूप से भी, पैसे के मामले में भी, और स्ट्रेटेजिक तरीके से भी इनको सपोर्ट मिला फ्रॉम वेस्टर्न एलाइज। इसके जो वेस्टर्न एलाइज हैं, दैट इज़ यूरोपियन कंट्रीज़, है ना, फ्रांस, जर्मनी के जैसे देश आ जाते हैं। साथ ही साथ जो यूएसए है, दैट इज़ द बिग प्लेयर, है ना, तो इनकी तरफ से सपोर्ट मिला। तो ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंट दिखा पाए। हालांकि जीत इसमें रशिया की ही मानी गई है। अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी करंट सिचुएशन क्या है एज पर जनरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जान जाइए आप लोग, ठीक है, डिटेल में नहीं जानते हैं। तो देखते हैं, द फ्रंट लाइन्स रिमेन हैवली कंटेस्टेड, है ना। जो भी फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन का मतलब जो रशिया का जो वेस्ट टेरिटरी है और यूक्रेन का जो ईस्टर्न टेरिटरी है, जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, जहाँ से, तो वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेड है, यानी उस पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, स्पेशली इन ईस्टर्न ऑब्लास्ट। ऑब्लास्ट क्या होता है, याद रखिएगा, एक अच्छा वर्ड है, अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, बट अभी के लिए याद रखिए ऑब्लास्ट क्या होता है। तो ईस्टर्न यूरोप के जो रीजन इनक्लेव्स होते हैं ना, इनक्लेव क्या होता है, क्लोज्ड एरिया, कवर्ड एरिया, उसको हम ऑब्लास्ट कहते हैं, इनके लिए अलग से ही नाम है एक। तो स्पेशली ईस्टर्न ऑब्लास्ट विथ पीरियोडिक
एस्केलेशन, यानी ये समय समय पे एस्केलेशंस होते रहते हैं, बढ़त होती रहती है। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन रिमेन अनसर्टेन, तो अभी भी जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस हैं वो अभी भी अनसर्टेन है, यानी कोई रिजल्ट कोई सॉल्यूशन निकल करके नहीं आ रहा है सामने एज बोथ साइड्स। और इसका रीज़न सिंपल सा है कि दोनों ही दो देश हैं यूक्रेन और रशिया, उन्होंने काफ़ी फॉर्म स्ट्रेटेजिक और टेरिटोरियल पोजीशंस को बना करके रखा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से सिचुएशन अभी भी स्टेलमेट में है, यानी काफ़ी वॉर तो चल रहा है, कंटिन्यू है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इसका इम्पैक्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला होगा, इंडिया हो चाहे पूरा वर्ल्ड हो। ठीक है, चलिए हम आज के वोकैबुलरी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला वर्ड क्या है? ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वर्ब फॉर्म में यूज़ किया गया है। इसका मतलब टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ के होने का कारण बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर करना। स्पार्क, प्रवोक या इंस्टिगेट, बहुत अच्छे से सिनोनिम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब टू फॉर्मली गिव अप अ क्लेम, यानी ऑफिशियली या फॉर्मली, यानी लिखित रूप से जब आप किसी क्लेम का त्याग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिनाउंस। अबैंडन, फॉरगो या डिसोन। डिसोन का मतलब मालिक होना, डिसोन का मतलब मालिकाना हक छोड़ देना। अबैंडन त्याग कर देना, फॉरगो जाने देना। स्क्रैम्बल, टू एक्ट क्विकली एंड अर्जेंटली, यानी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जब आप बहुत ही तेज़ी के साथ में और अर्जेंट बेसिस पे आप काम करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैम्बल। और ये तब किया जाता है जब आपके पास टाइम बहुत कम हो, है ना। तो आप जल्दी में जो कोई काम करते हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैम्बल। रश या हसल भी आप इसको कह सकते हैं। इनॉर्मस एडजेक्टिव है ये। इनॉर्मस का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है ये। वेरी लार्ज और सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा या फिर सिग्निफिकेंट, बहुत ही आकार में बड़ा, शेप में बड़ा, साइज में बड़ा, है ना, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंस में बड़ा, दैट इज एनॉर्मस। इमेंस, मैसिव या कॉलोसल, तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन चारों वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रैपल विद, टू स्ट्रगल टू डील विद अ डिफिकल्ट इशू, ये एक बहुत ही मुश्किल मुद्दे से डील करना, और स्ट्रगल मतलब उसको डील करने के लिए उसके साथ स्ट्रगल करना, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना, दैट इज कॉल्ड ग्रैपल, है ना। ग्रैपल के साथ हमेशा विद याद रखिएगा। टैकल या डील विद भी आप इसको कह सकते हैं। लाइन टैटर्स, ये वर्ड आएगा आपको देखने को मिलेगा। लाइन टैटर्स का मतलब टू बी कम्प्लीटली रूइंड, पूरी तरीके से तहस नहस हो जाना, दैट इज कॉल्ड। इन टैटर्स का मतलब ये होता है इन रूइंस, है ना, तबाहियों में, तो डिस्ट्रॉय तरीके से हो जाना, है ना, पूरी खंडहर बन जाना किसी चीज़ का, तहस नहस हो जाना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड इन टैटर्स। शैटर्ड या डिस्ट्रॉय भी आप इसको कह सकते हैं। ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन और अप्रोच, दैट इज ऑल्टरनेटिव, यानी किसी काम को करने के लिए आपके पास जो अलग से एक चॉइस होती है, जो दूसरा रास्ता होता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव। सब्स्टिट्यूट या चॉइस भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इक्विलिब्रियम, अ स्टेट ऑफ बैलेंस, यानी एक ऐसी स्थिति जो बैलेंस की होती है, जो संतुलन की होती है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये मान लीजिए कि कोई भी लाइन है, अगर सेंटर से उसको सपोर्ट मिला हुआ है और उस दोनों ही साइड से उसकी क्या इक्वली स्टेबल है, दैट इज इक्विलिब्रियम। स्टेबिलिटी या हार्मनी भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अपने आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिकल आज का बहुत ही आसान है पढ़ने में, तो आज की क्लास बेसिक, अगर आप बेसिक भी रीड नहीं कर पाते हो तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये क्लास, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए आज के आर्टिकल को हम देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट चॉइसेस। डिफ़िकल्ट चॉइसेस का मतलब क्या हो गया कि मुश्किल, यानी काफ़ी कठिनाइयों से भरे हुए क्या चॉइसेस, यानी ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस, चुनाव, है ना। कैसे चॉइसेस और वो कैसे डिफिकल्ट हैं, ये भी आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। यूक्रेन एंड इट्स अलाइज, यूक्रेन और साथ ही साथ जो इसके अलाइज हैं, अलाइज का मतलब पार्टनर्स। अब अलाइज यहाँ पे कौन कौन है, तो यूएसए हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, है ना, यूरोप की जो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड हो गया, मतलब यूके हो गया, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली और भी बहुत सारे देश हैं। तो यूक्रेन और जो इसके अलाइज हैं मस्ट सीक टू, उनको कोशिश करनी चाहिए अचीव करने की, टू बिल्ड ऑन ट्रम्प्स प्रपोजल, कि वो क्या करें, टू बिल्ड ऑन का मतलब याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को एक बेस बना करके और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कराना, दैट इज़ कॉल्ड बिल्ड ऑन। तो वो कोशिश करें ट्रम्प के प्रपोजल का बेनिफिट लेकर के और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स करने की, यानी जो भी प्रपोजल ट्रम्प के द्वारा लाया गया है उसमें चीज़ों को ऐड करके उसको अपने फेवर में या अपने लिए यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए यूक्रेन को और साथ ही साथ उनके अलाइज को भी। आगे देखें, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ड्राफ्ट, यानी ट्रम्प का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब शासन या प्रशासन जो है, और इनके द्वारा तैयार किया गया जो ड्राफ्ट पीस प्रपोजल है, यानी ड्राफ्ट क्या होता है, तो एक जो किसी भी चीज़ का प्री वर्जन होता है ना, मतलब जो इनिशियल वर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। जो मेन फाइनल चीज़ नहीं है अभी उसको थोड़ा सा एक रूपरेखा तैयार किया गया, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। तो ट्रम्प के एडमिशन का जो ड्राफ्ट पीस प्रपोजल है, प्रस्ताव है पीस को लेकर के, और ये किसके लिए पीस पता तो होना चाहिए कि किसके लिए है, तो ये यूक्रेन के लिए है। हैज़ ट्रिगर्ड, तो इस प्रपोजल ने क्या किया है, ट्रिगर कर दिया है, बढ़ा दिया है किस चीज़ को,
प्रेडिक्टेबल अनीज को। अनीज क्या होता है, तो अनीज इज बेचैनी, और बेचैनी कैसी है, तो प्रेडिक्टेबल है, यानी इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, पहले से अनुमानित था ये, ठीक है, यहाँ ऐसा होगा ही। और ये अनीज कहाँ पे आया है, इन कीव, यानी कीव के अंदर आया है। कीव क्या है, यूक्रेन की कैपिटल। प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, यानी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, जेलेंस्की, हैज़ वॉर्न, उन्होंने चेतावनी दी है, दैट की वॉर्न किया है, दैट की क्या वॉर्न किया है, दैट की यूक्रेन नाउ फेसेस, जो यूक्रेन है वो फेस करता है किस चीज़ को, और वेरी डिफिकल्ट चॉइस को, यानी एक ऐसे चॉइस को जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ना, मुश्किल चॉइस को, जो भी उनको चॉइस मिली हो काफ़ी मुश्किल है। रिस्किंग, जोखिम में डालते हुए किस चीज़ को, द लॉस ऑफ इट्स डिग्निटी, जो कि खो देने का है, रिस्क किस चीज़ का है, खो देने का है, इसके डिग्निटी को, इसके गौरव को, आत्मसम्मान को, या फिर की पार्टनर को, या फिर जोखिम में डालते हुए अपने की पार्टनर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट अलाई को, या पार्टनर को, या हिस्सेदार को, यहाँ पे यूएस की बात कर रहा है। तो ये हो सकता है, मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है कि या इसके होने की वजह से या तो हम अपनी डिग्निटी खो देंगे, या फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर को भी हम खो सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड साहब, हैज़ अर्ज, उन्होंने अर्ज किया है, गुहार लगाया ही, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है टू एक्सेप्ट, यू एक्सेप्ट कर लें, मान लें द प्रपोजल, इस प्रस्ताव को, बाई थैंक्स गिविंग, यानी कब तक, थैंक्स गिविंग तक, यानी यहाँ तक। थैंक्स गिविंग क्या है, तो यहाँ पे थैंक्स गिविंग देखिए कैपिटल टी में लिखा है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओकेज़न है ये। इसके लिए यूएस में एक नेशनल हॉलीडे होता है आज के दिन पे, जहाँ पे वो बेसिकली अपनी फैमिली, अपनी प्रॉस्पेरिटी और भी बहुत सारी चीज़ों का धन्यवाद करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, तो उसको थैंक्स गिविंग ओकेज़न एक होता है, जो कि बेसिकली नवंबर मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो बता ही दिया मैंने कब। तो इस दिन तक उन्होंने अर्ज किया है कि वो एक्सेप्ट कर लें। यूक्रेन्स अप्रीहेंशंस, यूक्रेन की जो अप्रीहेंशंस क्या होती हैं, तो डर और चिंता जब साथ में आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अप्रीहेंशन। और वो अप्रीहेंशन कैसा होता है, फ्यूचर को लेकर के होता है। देखिए फियर क्या होता है, जब एट अ मोमेंट आपको किसी चीज़ का डर लगे, है ना, दैट इज़ कॉल्ड फियर। बट अप्रीहेंशन इज जब आपको डर हो और चिंता भी हो फ्यूचर को लेकर के, दैट इज़ कॉल्ड अप्रीहेंशंस। यूक्रेन की जो अप्रीहेंशंस हैं आर अंडरस्टैंडेबल, वो समझने लायक हैं, जो भी इनका जो टेंशन है वो समझने लायक है। अकॉर्डिंग टू द लीक्ड ड्राफ्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स, यानी के अनुसार, किसके अनुसार, तो जो लीक्ड ड्राफ्ट है, लीक्ड का मतलब सीक्रेट रखना था, बट वो पब्लिक में आ गया है, किसी ने मतलब सीक्रेट को पब्लिक में लेकर के आ गए हैं। और ये ड्राफ्ट किसका है, मिस्टर ट्रम्प के 28 पॉइंट प्लान का। तो 28 पॉइंट का जो प्लान है, तो उसके अनुसार अगर हम देखें कि वुड बी रिक्वायर्ड, तो मतलब सब उसी में लिखा गया है कि पीस प्लान में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो यूक्रेन को ज़रूरत पड़ेगी, वुड बी रिक्वायर्ड, उनको ज़रूरत पड़ेगी कि वो सीड करें। सीड का मतलब गिव अप कर दें, छोड़ दें, किसको, टेरिटरी को, एरियाज़ को, इन डोनेस्क एंड रिकग्नाइज, यानी जो डोनेस्क के अंदर है, डोनेस्क एक रीजन है वहाँ पे ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर आता है, तो उसको छोड़ दें। तो ये ज़रूरी बनाएगा कि यार यूक्रेन को ऐसा करना पड़ेगा। एंड रिकग्नाइज कर लें, पहचान कर लें क्रीमिया का, यानी रिकग्नाइज का मतलब अभी, चूँकि अभी के टाइम पे जो क्रीमिया है वो रशिया के पास है, उसका सारा का सारा कंट्रोल है ना, तो मान लें कि हाँ वो रशिया का ही पार्ट है। और साथ ही साथ किसको रिकॉग्नाइज करना है, डोनेस्क को रिकॉग्नाइज करना, साथ ही साथ लुहांस्क को भी रिकॉग्नाइज करना है। और किस तौर पे रिकॉग्नाइज करना है, डी फैक्टो रशियन, यानी अब उसको प्रैक्टिकली मान लें कि वो क्या है, रशिया का ही पार्ट है। इन द अदर 2 ऑब्लास्ट, और हम बाकी 2 ऑब्लास्ट का मतलब मैंने बताया था आपको, ऑब्लास्ट का मतलब होता है कि यूरोप, ईस्टर्न जो यूरोप है वहाँ पे जो टेरिटरीज होती हैं, इनक्लेव्स होती हैं। इनक्लेव क्या होता है, तो जो एक बड़े से टेरिटरी के अंदर छोटा सा जो क्लोज टेरिटरी या सराउंडेड टेरिटरी होता है, दैट इज कॉल्ड इनक्लेव। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन के अंदर इसको ऑब्लास्ट कहा जाता है, सॉरी यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर ऑब्लास्ट कहा जाता है। तो अगर हम बाकी 2 ऑब्लास्ट की अगर हम बात करें, जिनको कब्जा कर लिया गया था, एनेक्स कर लिया गया था, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा, वो कौन कौन से हैं, खेरसोन और ज़ैपोरिज़ा, है ना, ज़ैपोरिज़िया, ये दोनों ही यूक्रेन के अंदर हैं। द कॉन्फ्लिक्ट वुड बी, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मतभेद है, जो झगड़ा है, वुड बी फ्रोजन, वो रुक जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। कहाँ पे, अलॉन्ग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पे, यानी जहाँ तक बढ़त मिल गई है ये रशिया की मिलिट्री को, वहीं पे वो उसको रोक दिया जाएगा। इफेक्टिव रूप से असरदार तरीके से अलाउ करते हुए, इजाज़त देते हुए मॉस्को को, यानी रशिया को, टू रिटेन, की वो बनाए रखे द एरियाज, यानी इन एरियाज़ को इट हैज, जिसको इसने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। रशिया वुड विड्रॉ फ्रॉम द, रशिया को क्या करना पड़ेगा, तो रशिया वुड विड्रॉ, वो वापस हो जाएगा कहाँ से, फ्रॉम द टेरिटरी, उन टेरिटरीज से, उन एरियाज से इट हैज़ कैप्चर, जिसको इसने कैप्चर किया है, आउटसाइड द 5 ऑब्लास्ट। और ये 5 ऑब्लास्ट के जो बाहर का एरिया है ना,
देखिए 5 एरियाज तो हो ही गए, 2 ये और 3 ऊपर के थे, क्रीमिया जो भी 2 और थे, दोहान्स्क और दोनबास का रीजन जो था, और साथ ही साथ तो ये अब क्या कर लेगा, इनसे अपने आप को बाहर कर लेगा, पीछे आ जाएगा इन टेरिटरीज से जिसको इसने कैप्चर किया है, जो कि कहाँ पे हैं, इन 5 ऑब्लास्ट से बाहर के हैं। एंड प्लेज, और वो प्रण लेगा या कसम खाएगा नॉट टू अटैक, वो नहीं करेगा अटैक, हमला नहीं करेगा नेबरिंग कंट्रीज़ को, यानी अपने पड़ोसी देशों को अगेन, यानी फिर से। द प्लान ऑल्सो डिमांड, से जो प्लान है वो ये भी डिमांड करता है कि यूक्रेन क्या करे, कैप करे। देखिए ये काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर माना जाता है कि मान लीजिए सब्जेक्ट प्लस में वर्ब है ना, आ गया, और डिमांड करे, रिक्वेस्ट करे, अर्ज करे, प्लेस करे, है ना, ऑर्डर दे। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद जो सेंटेंस होता है वो उसमें उसको बेस वर्ब दिया जाता है ना। देखिए यूक्रेन क्या है, यूक्रेन तो आपका सिंगुलर नाउन है, बट इसको यहाँ पे जनरली तो इसको एस लगाना चाहिए था इसमें, लेकिन इस एस नहीं लगा है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड करी जाती है तो ये इस स्ट्रक्चर से हमें डिनोट करना होता है। इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए द पीस ऑल्सो डिमांड, ये जो प्लान है द प्लान ऑल्सो डिमांड ज़रूरी बनाता है यूक्रेन क्या करे, कैप करे। कैप का मतलब लिमिट लगा दे इट्स आर्म फोर्सेज के ऊपर, यानी इसके जो आर्म फोर्सेज हैं, है ना, उसके ऊपर लिमिट लगा दे। और ये कहाँ पे पहुँचे, ये 6 लाख तक, यानी इनके पास 6 लाख सी क्या हो, पर्सनल हो, यानी पर्सनल का मतलब जानते हो आप लोग, ठीक है, एंड कर्मचारी, एंड फॉर्मली रिनाउंस करे, और बाई लॉ क्या कर दे, ऑफिशियली रिनाउंस करे, त्याग कर दे इसके बिड को। बिड का मतलब इसके क्लेम को या दावे को, और दावा किस चीज़ का है, ज्वाइन करने का है नाटो को लेकर के। तो ये नाटो को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन यही से वर्स हुई थी, जब लगा कि जो रशिया को लगा कि हाँ अभी यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेगा तो मेरे लिए सिक्योरिटी थ्रेट और भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर, यूक्रेन क्या करता है, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अगर नाटो के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी अगर हमला हो, मतलब किया जाता है रशिया के द्वारा, तो वो एनेक्स कर लेता है, वो मतलब पूरे की पूरे नाटो के जितने मेंबर्स हैं वो एक्शन में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसको भी इनको त्याग करना पड़ेगा पूक्रेन को। द ब्लॉक्स ईस्टर्न एक्सपांशन, यानी ये ब्लॉक है, ब्लॉक क्या है, नाटो की बात करिए, जो ग्रुपिंग है, और ग्रुपिंग का जो ईस्टवर्ड एक्सपांशन है, पूर्व के तरफ में, ईस्ट की तरफ में जो एक्सपांशन है, बढ़त है, वुड बी हॉल्टेड, इसको भी रोक दिया जाएगा। सैंक्शंस ऑन यूक्रेन लिफ्टेड, और जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो रोकथाम लगी हुई है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, उसको भी क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा, लिफ्टेड। वाइल यूक्रेन, जबकि यूक्रेन क्या करेगा, वुड रिसीव, वो रिसीव करेगा, पाएगा किस चीज़ को, रिलायबल सिक्योरिटी गारंटीज़ को, यानी ऐसी सिक्योरिटी गारंटीज़ को, सुरक्षा की गारंटीज़ को जो कि रिलायबल हों, जो कि ट्रस्ट वर्दी। रिलायबल का मतलब याद रखिएगा ट्रस्ट वर्दी। द प्लान डजंट इलाबोरेट, ये जो प्लान है, ये जो योजना है, वो इलाबोरेट नहीं करता है। देखिए इलाबोरेट वर्ड आपका एडजेक्टिव ही होता है, और यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ किया गया है इसको। इलेबोरेट का मतलब एडजेक्टिव फॉर्म में होता है एक्सप्लेन्ड, बट वर्ब फॉर्म इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना। तो ये प्लान एक्सप्लेन नहीं करता है इन गारंटीज़ को, यानी इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता है। बट यूएस मीडिया, लेकिन यूएस का जो मीडिया है उन्होंने कहा दैट कि द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ट्रम्प की जो सरकार है, हैज़ सर्क्यूलेटेड, उन्होंने सर्क्यूलेट किया है, फैलाया हुआ है, और सेपरेट 3 पॉइंट प्लान को, यानी 3 पॉइंट का प्लान और भी बनाया है इन्होंने। इस तरीके से प्रॉमिसिंग, उसमें क्या है, प्रॉमिस करते हुए, यानी वादा करते हुए नाटो स्टाइल सिक्योरिटी को, यानी नाटो का जिस तरीके से स्टाइल है, तरीका है सिक्योरिटी का, तो इस चीज़ को प्रॉमिस करते हुए एश्योरेंस को, यानी वादों को या भरोसे को टू कीव। और ये किसके लिए होगा, कीव के लिए होगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया का जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से रिस्पॉन्ड किया है, जवाब दिया है टू द प्रपोजल, इस प्रपोजल को। कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, इसीलिए। बट यूक्रेन एंड इट्स यूरोपियन पार्टनर, लेकिन जो यूक्रेन है और साथ ही साथ इसके जो इट्स मतलब यूरोप के जो यूरोपियन पार्टनर है, यूरोप के अंदर जो पार्टनर्स हैं, आर स्क्रैम्बलिंग, वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं, यानी तेज़ी से काम कर रहे हैं ताकि तैयार कर सके, क्राफ्ट कर सकें एंड ऑल्टरनेटिव प्रपोजल को, एक दूसरे प्रपोजल को, प्रस्ताव को, टू अचीव, ताकि अचीव कर सके, प्राप्त कर सकें, व्हाट दे कॉल, जिसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं, पीस विद डिग्निटी, यानी शांति ऐसी होनी चाहिए जो डिग्निटी के साथ में है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रम्प के द्वारा प्रपोजल लाया जा रहा है, पीस प्रपोजल, कहीं ना कहीं इसी चीज़ को हिंडर करता है या ख़राब करता है। सेवरल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रम्प प्लान, कई सारे जो एलिमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं किसके, ट्रम्प के प्लान के, वो दिखाते हैं, मिरर करते हैं रशिया की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स का, यानी रशिया का जो लंबे टाइम से डिमांड है, जो भी डिमांड था उनका, उसको ये मिरर करते हैं, यानी दिखाते हैं, उसी का इमेज दिखाते हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है रशिया का कौन सा डिमांड शामिल है, इंक्लूडिंग में शामिल है द हॉल्ट, यानी स्टॉप, और स्टॉप किसका, नाटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का, कि जो नाटो का ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन है उसको
उसमें रोक आ जाएगी, उसमें स्टॉप आ जाएगा, हॉल्ट आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें, द प्रपोजल दैट यूक्रेन सीड, कि जो प्रपोजल है कि यूक्रेन क्या करे, सीड कर ले टेरिटरी को, छोड़ दे टेरिटरीज को, इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, वो नहीं होगा, वो आसान नहीं होगा किसके लिए, फॉर एनी यूक्रेनियन लीडर, यानी यूक्रेन के अंदर कोई भी लीडर है उसके लिए आसान नहीं होगा टू इम्प्लीमेंट, कि वो इम्प्लीमेंट कर सके सही से। दिस मेक्स इट, ये जो चीज़ है ये बना देती है इस चीज़ को, इस प्लान को इनॉर्मसली डिफिकल्ट, यानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फॉर एनी मीडिएटर, यानी किसी भी मीडिएटर के लिए टू क्राफ्ट, कि वो तैयार करे एक पीस को, एक पीस के ब्लूप्रिंट को, यानी एक खाके को तैयार करे, दैट प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करता है, देता है किस चीज़ को, जेन्युइन कमांड, कॉमन ग्राउंड को, नहीं जेन्युइन का मतलब वास्तविक कॉमन ग्राउंड को, यानी कि ऐसे आधार को जो कॉमन हो, फॉर द वॉरिंग पार्टीज, जो भी किसके लिए, तो इन वॉर करते हुए पार्टीज़ के लिए, जो भी वॉर में शामिल है पार्टीज़ उनके लिए। एनी मीनिंगफुल पुश, कोई भी अगर लॉजिकल पुश फॉर पीस के लिए लाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, मस्ट टेक इन टू अकाउंट, एनी मीनिंगफुल पुश फॉर पीस मस्ट टेक इन टू अकाउंट, उनको अकाउंट में लेना चाहिए या फिर उनको ध्यान में रखना चाहिए एटलीस्ट 3 डायमेंशन को, यानी कम से कम 3 डायमेंशंस को, 3 डायरेक्शंस को या 3 एस्पेक्ट्स को उनको ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, तो पहला फर्स्ट द रियलिटी ऑन द बैटलफील्ड, जो वास्तविकता है, वास्तविकता कहाँ पे, ऑन बैटलफील्ड, यानी बैटलफील्ड जंग के मैदान में जो वास्तविकता है कि किसको बढ़त मिली है, किसने कितना कब्जा किया है, कि किस टेरिटरी में कौन किसकी मिलिट्री है, तो इस चीज़ को रियलिटी में रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, दूसरा डायमेंशन, यूक्रेन्स नीड फॉर क्रेडिबल एंड लास्टिंग सिक्योरिटी अश्योरेंस, यूक्रेन की जो ज़रूरत है किसके लिए, क्रेडिबल और लास्टिंग सिक्योरिटी अश्योरेंस के लिए, यानी एक ऐसा अश्योरेंस, एक ऐसा भरोसा जो कि क्रेडिबल हो और लंबे टाइम तक सिक्योरिटी को क्या करता हो, भरोसा दिलाता हो। एंड तीसरी चीज़ क्या है, तीसरा डायमेंशन क्या है, तो द क्रिएशन, बनाने का काम, और किस चीज़ को, एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को, एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाई जाए इन यूरोप, यानी यूरोप के अंदर, ताकि हर यूरोपियन कंट्रीज़ को सिक्योर रखा जा सके रशिया से, ऐसा ना हो कि इस चीज़ को वॉयलेट करते हुए रशिया फिर से अटैक कर दे। द मिलिट्री बैलेंस करंटली, यानी जो मिलिट्री का बैलेंस है करंटली हाल ही में वो फेवर करता है, पक्ष में है रशिया के, यानी रशिया मिलिट्री रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच नाउ कंट्रोल, वही रशिया जो कि अब कंट्रोल करता है ओवर 20%, यानी लगभग 20% को, जो कि है प्री 2014 यूक्रेन का, यानी यूक्रेन 2014 से पहले जो हुआ करता था उसका 20% हिस्सा अब रशिया के पास है। मिस्टर जेलेंस्की रिजीम, यानी मिस्टर जेलेंस्की की जो ये रिजीम है, जो सत्ता है, ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ इस ग्रापलिंग विद, मतलब ये डोमेस्टिकली भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो कौन सी है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रापल विद कर रहे हैं, निपट रहे हैं करप्शन के स्कैंडल्स से। स्कैंडल क्या होता है, तो घोटाले वगैरह जो कि करप्शन से रिलेटेड है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, तो ये डोमेस्टिक भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी। द ट्रेजेडी ऑफ यूक्रेन, यानी जो आपदा है, विपदा है जो यूक्रेन की, इस दैट, वो ये है दैट इट इज़ ट्रैप्ड, कि ये फंस गया है कहाँ पे, इन द ग्रेट पावर राइवलरी, यानी बड़ी बड़ी शक्तियों की राइवलरी में, होड़ में, और ये किसके किसके बीच में फंसा हुआ है, बिटवीन द वेस्ट, यानी वेस्ट के बीच में और साथ ही साथ रशिया के बीच में। तो वेस्ट कौन से, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली यूएस और रशिया के बीच में। ट्रस्ट हैज़ इवापोरेटेड, जो भरोसा है वो इवापोरेट हो गया है, कम हो गया है, धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। एंड द पोस्ट कोल्ड वॉर यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर, और जो कोल्ड वॉर के बाद की जो यूरोप के अंदर जो सिक्योरिटी ऑर्डर है कि किस तरीके से सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा यूरोप के अंदर, तो वो भी जो चीज़ है लाइज इन टैटर्स, वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिविंड हो चुकी है, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। यानी पहले के टाइम पे पूरा का पूरा जो यूरोप की सिक्योरिटी गारंटी थी वो यूएसए का मामला था, बट अभी आपको पता होगा कि यूएसए नाउ इज़ फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो उन्होंने, ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है कि अब यूरोप की हर एक कंट्रीज़ को अपनी खुद की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे ये पूरा का पूरा डायनामिक्स भी चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा ऑर्डर भी चेंज हो चुका है। और पीस डील मस्ट एड्रेस, एक जो पीस डील है उसको एड्रेस करना चाहिए, यानी सॉल्यूशन लाना चाहिए दिस लैक ऑफ ट्रस्ट, यानी इस जो भरोसे में जो कमी आई है इस चीज़ का सॉल्यूशन लाना चाहिए। एंड सीक टू, और कोशिश करनी चाहिए कि वो बिल्ड करें, तैयार करें एक नए सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम को, एक बैलेंस, नए सिक्योरिटी को लेकर के जो बैलेंस है उसको क्रिएट करें इन द रीजन, यानी इस एरिया के अंदर, एड्रेस करते हुए, सॉल्व करते हुए यूरोप के फियर्स को, यानी डरों को, एंड रशियाज कंसर्न, और साथ ही साथ रशिया के कंसर्न्स को भी, चिंताओं को भी। नन ऑफ दीज गोल्स, इनमें से कोई भी गोल कैन बी अचीव्ड, मतलब इनमें से कोई भी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता थ्रू एन ओपन इंडेड वॉर, कि ये नहीं कि साथ वॉर भी चलती रहे और मतलब कोई फिक्स सॉल्यूशन ना आए और आप गोल्स, मतलब आप प्लान बना करके गोल को अचीव करने की कोशिश करें, तो वो हासिल नहीं कर पाओगे आप। मिस्टर ट्रम्प्स प्लान, मिस्टर ट्रम्प का जो प्लान है, दो इम्परफेक्ट, हालांकि दो की इम्परफेक्ट है, मतलब सही नहीं है, उतना भी परफेक्ट नहीं है, एटलीस्ट ऑफर, कम से कम ये ऑफर करता है, और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को,
एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को और ढांचे को फॉर किसके लिए, डायलॉग के लिए, यानी बातचीत के लिए। डायलॉग क्या होता है, तो बातचीत। इन्वॉल्व करते हुए, शामिल करते हुए द यूएस को, यूरोप को, नाटो, यूक्रेन एंड रशिया, इन सबको, मतलब जो भी वॉरिंग पार्टीज़ हैं ना, कहीं ना किसी तरीके से, या तो डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से जो इस वॉर में शामिल हैं, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आते हैं जहाँ पे ये इस चीज़ को डिस्कस कर सकें। तो कहीं ना कहीं एक मतलब एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। हालांकि अभी में भी जो मेन कंसर्न है यूक्रेन का, उसको हैंडल नहीं किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसमें रशिया को ज़्यादा फेवर मिल रहा है। तो आई होप ये आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि क्लास के बाद हम डेली कुछ आरसी के क्वेश्चंस भी करते हैं। आरसी क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दीज आर द टेस्टिमनीज़, है ना, टेस्टिमनीज़ हैं, एविडेंस है, प्रूफ है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया है कि नहीं। अगर आप इस क्वेश्चंस को पढ़ करके इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपको ये आर्टिकल पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं आया है, आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क मोर अपॉन इट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल सजेस्ट दैट द सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रम्प प्लान क्लोजली रिजेंबल। यानी आर्टिकल बताता है कि कई सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मुद्दे हैं या पॉइंट्स, एलिमेंट्स हैं ट्रम्प के प्लान के, वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। किसके सिमिलर होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने जो आर्टिकल दूसरे ही पैराग्राफ की शुरुआत में ही पढ़ा कि रशिया की जो लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं या लॉन्ग टर्म डिमांड से कहीं ना कहीं उसको ये रिजेंबल करते हैं, उसको उसकी तरफ ये झुकाव है इनका। ऑप्शन देख लेते हैं। अर्ली यूरोपियन यूनियन प्रपोजल्स, नो, यूरोपियन कोई प्रपोजल को ये फेवर नहीं करते हैं या फिर उसकी तरह नहीं देखते हैं। हिस्टोरिकल यूक्रेनियन फ्रेमवर्क्स दैट प्रमोटेड डिसेंट्रलाइज्ड रीजन ऑटोनॉमी, नो। प्रीवियस यूएस इनिशिएटिव एम्ड एट एक्सपांडिंग मिलिट्री प्रेजेंस, नो। लॉन्ग स्टैंडिंग रशियन डिमांड, लंबे टाइम से जो रशियन की डिमांड से, रशिया से जो डिमांड आती हैं, जो कि जुड़ी हुई है किससे, टेरिटोरियल कंट्रोल और साथ ही साथ सिक्योरिटी लिमिटेशन से। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। द डिफिकल्टी फॉर एनी यूक्रेनियन लीडर, जो परेशानी है किसी भी यूक्रेनियन लीडर के लिए इन एक्सेप्ट करने में इस प्रपोजल को स्टेम फ्रॉम, वो निकल करके आता है द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज फॉर एंड ऑफ मैनेजिंग डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, नो, पॉपुलेशन की बात नहीं करी थी। द डिप्लोमेटिक कॉस्ट इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग टाइज विद नॉन अलाइंड नेशंस, नो। द पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ऑफ कंसीडिंग टेरिटरी एंड कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी एश्योरेंस, बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी आ जाती है कि आप टेरिटरी को क्या करो, मतलब टेरिटरी के कब्जे को लेकर के आप राजी हो जाओ और साथ ही साथ सिक्योरिटी क्लियरेंसेस को लेकर भी आप समझौता कर लो। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से निकल करके आती है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द ऑथर इम्प्लाइज दैट, ये जो ऑथर है वो बताते हैं दैट की अचीव करना है अगर एक ड्यूरेबल पीस को, है ना, अगर लॉन्ग टर्म पीस को आपको अचीव करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कोऑर्डिनेटेड डायलॉग, यानी एक ऐसा डायलॉग, ऐसी बातचीत जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो, मिला जुला डायलॉग हो, इन्वॉल्विंग, जो शामिल करता हो हर एक बड़े पावर मेजर को विथ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज। हाँ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बात कर रहा था ना लास्ट में कि यूरोप, रशिया, नाटो, यूक्रेन, यूएस सब मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे जिससे आप लॉन्ग टर्म पीस को इंश्योर कर सकते हो। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो आई होप ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो, सो दैट यू कैन बी कनेक्टेड विद अस फॉर द लॉन्ग टर्म। और यकीन मानिए, इफ़ यू विल बी कनेक्टेड विद अस रेगुलरली, तो कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर रीडिंग स्किल, और आप एक मतलब यू विल बी अ गुड रीडर, है ना। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कैच कर पाओगे, जो भाव है उसको समझ पाओगे, बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश दैट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर का भाव हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड फॉर द PDF ऑफ बोथ, है ना, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दिस इज़ आवर इंस्टाग्राम हैंडल, जिसमें हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वोकैबुलरी, वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस या फिर काफ़ी फॉरेन वर्ड्स, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन वर्ड्स पूछे जा रहे हैं ना डिफरेंट एग्ज़ाम में, तो उनको भी हम यहाँ पे आपको कराते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर आप ज्वाइन करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।